हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के चैप्टर 4 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के बारे में। तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, तो इसका पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एनीलिंग प्रोसेस के बारे में, कि एनीलिंग क्या होती है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, और फिर टेम्परिंग क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे अस टेम्परिंग के बारे में, फिर मड टेम्परिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और अगेन हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अस फॉर्मिंग के बारे में। तो एनीलिंग प्रोसेस के बारे में स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कि एनीलिंग क्या है। तो एनीलिंग प्रोसेस है, एक एनीलिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो एलॉय है उसको हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसका एलॉय का हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और हीट ट्रीटमेंट करने का इसमें हम क्या करते हैं, इससे हम क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। जैसे कि हम उसकी जो डक्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट करके। डक्टिलिटी इंक्रीज होगा तो उसका क्या होगा, फॉर्मेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगा। डक्टिलिटी इंक्रीज करने से क्या होगा कि मटेरियल में हार्डनेस है तो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। ये स्ट्रेंथ भी थोड़ा कमी आएगी, स्ट्रेंथ भी घटेगा, और इससे क्या होगा कि माइक्रो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होगा आपका, ये आपका पर्पज़ होगा एनीलिंग प्रोसेस करने का, कि मेन पर्पज़ होगा कि डक्टिलिटी इंक्रीज करना, और डक्टिलिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, हार्डनेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एनीलिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, और एनीलिंग प्रोसेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल के अंदर ड्यूरिंग कास्टिंग या ड्यूरिंग वेल्डिंग अगर कोई रेजिडुअल स्ट्रेसेस है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। रेजिडुअल स्ट्रेसेस अगर रिमूव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि जो मटेरियल होगा उसका मशीन एबिलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। साथ ही साथ मटेरियल में डायमेंशनल स्टेबिलिटी आ जाएगी। एनीलिंग प्रोसेस करने के लिए तो एनीलिंग करने का मतलब कि आपको क्या करना है, थर्मल ट्रीटमेंट करना है। तो थर्मल ट्रीटमेंट हम ग्लासेस में भी करते हैं, तो थर्मल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एनीलिंग प्रोसेस हम इन 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। पहला स्टेप में क्या करते हैं, हम उसका हीटिंग करते हैं। तो हीटिंग करेंगे पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और हीटिंग कहाँ करेंगे, हम फर्नेस के अंदर में हीटिंग करेंगे। तो किसी गिवन टेम्परेचर पे हम उसका क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने के बाद उसको हम होल्ड करेंगे, उस टेम्परेचर पे हम उसको क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि सोकिंग करेंगे उसका। हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, मटेरियल को हीट करके होल्ड करके रखेंगे, मतलब सोकिंग करेंगे उसका हम। फिर हम क्या करेंगे, उसको कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एयर का यूज़ कर सकते हैं, इन ओपन एयर यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका फर्नेस कूलिंग कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेप्स होंगे, 3 प्रोसेस होंगे आपका एनीलिंग में। तो एनीलिंग का पर्पज़ क्या है और क्या कैसे प्रोसेस होगा वो हमने अभी डिस्कस किया है। फिर और कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं एनीलिंग के बारे में, कि एनीलिंग जो होता है वो हम इनर्ट एटमॉस्फेयर में या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में हम कर सकते हैं। एनीलिंग क्या करते हैं हम कि इनर्ट एटमॉस्फेयर या कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, जिसमें कि एयर का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं हो, एयर स्टिल हो, तो वहाँ पे हम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में किया है या इनर्ट एटमॉस्फेयर में किया है तो जो ऑक्सीडेशन होने का चांसेस है, सरफेस पे ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन का चांसेस जो है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो एनीलिंग का जो टेम्परेचर हो सकता है वो हायर हो सकता है, और किससे हायर हो सकता है, जो मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है उससे, मटेरियल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से एनीलिंग का जो टेम्परेचर है वो हायर हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे उसका फॉर्मिंग, किस लेवल पे उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली इसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर वेरी करेगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें आपका क्या उसमें बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाए तो अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना। एग्जाम्पल लिया हमने कि कैसे किसी मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा हम ले जाते हैं एनीलिंग करने के लिए टेम्परेचर। तो मान लीजिए कॉपर का है, तो कॉपर का जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। कॉपर का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर 200 से 300 के बीच में है। जबकि हम इसका एनीलिंग अगर ज़रूरत हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकते हैं एनीलिंग करने के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, मटेरियल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को क्रॉस करके हम आगे तक जाके एनीलिंग हमने किया।
तो एनेलिंग में कुछ टर्म्स हम उसको डिस्कस करते हैं। तो एक फिगर है उसमें, एनेलिंग में आपका 3 टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपके, एक नॉर्मलाइजिंग करेंगे, एक फुल एनेलिंग करेंगे और फिर एक स्फेरोडाइजिंग करेंगे एनेलिंग। तो फुल एनेलिंग करने के लिए हम इस टेम्परेचर रेंज में रहते हैं कि यहाँ पे आप करे रहेंगे इस टेम्परेचर रेंज में, तो हमारा फुल एनेलिंग होगा। मतलब कि आप यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में रहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ कार्बन, डिपेंडिंग अपॉन द कि आपका कार्बन का क्या परसेंटेज है। अगर आप इस टेम्परेचर रेंज में रहेंगे और कूलिंग करेंगे आप मटेरियल को, इस टेम्परेचर रेंज में ये आके अगर कूलिंग कर रहे हैं आप, यहाँ तक आके कूलिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उस एनेलिंग को हम फुल एनेलिंग करेंगे। फिर आपके पास एक नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस भी है, इसमें भी हम मटेरियल का हीट करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, उसको फिर कूल करते हैं। तो इसमें जो टेम्परेचर होगा आपका नॉर्मलाइजिंग में आपका ACM तक जा सकते हैं या A3 तक जा सकते हैं। फिर हम स्पेरोडाइजिंग करते हैं, स्पेरोडाइजिंग एनेलिंग करते हैं, उससे भी हम क्या करते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं, उससे भी हम डक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, बट उसका टेम्परेचर रेंज होगा जो इस टेम्परेचर रेंज तक हो। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि फुल एनेलिंग क्या है। फुल एनेलिंग एक टर्म है जो एनेलिंग में यूज करते हैं हम इसको, और जब हम एनेलिंग में यूज़ करते हैं कब, जब हम फेरस मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम A1 से ऊपर हीट करते हैं मटेरियल को, A1 या A3 के हम ऊपर हीट करते हैं, तो यहाँ इस रेंज में आते हैं, मतलब कि हम इस टेम्परेचर रेंज में हम हीटिंग के लिए आते हैं। ये जो आपका डार्क रेंज है उसमें हम हीटिंग करने के लिए आते हैं। बट इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल वे में कूलिंग करेंगे, और कूलिंग करने का जो रेट होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर आपका होगा। इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्नेस कूलिंग कर सकते हैं, तो इसका हम फर्नेस कूलिंग कर सकते हैं और 10 डिग्री पर आवर से फर्नेस कूलिंग करेंगे। इससे जो माइक्रो स्ट्रक्चर आपको डेवलप होगा वो कोर्स स्ट्रक्चर होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर जो कि सॉफ्ट होगा आपका, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, डक्टाइल होगा। और इसमें इसके जो ग्रेन्स होंगे स्मॉल होंगे और साथ ही साथ यूनिफॉर्म ग्रेन्स होंगे। तो ग्रेन्स स्मॉल ग्रेन्स होंगे और यूनिफॉर्म ग्रेन्स होंगे। तो यहाँ पे हमने हीट ट्रीटमेंट रेंजेस फॉर प्लेन कार्बन स्टील एज इंडिकेटेड ऑन द आयरन कार्बाइड फेज डायग्राम हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है कि क्या आपका टेम्परेचर रेंज होगा। तो ये डायग्राम शो कर रहा है टेम्परेचर रेंज को, कि क्या टेम्परेचर रेंज इसका हो सकता है, और टाइमिंग ऐसे हैं डिफरेंट कंपोजिशन के लिए क्या टेम्परेचर रेंज होगा वो हमने यहाँ पे। नॉर्मलाइजिंग करने के लिए क्या टेम्परेचर रेंज होगा, एनेलिंग फुल एनेलिंग करने के लिए क्या टेम्परेचर रेंज होगा, और स्फेरोडाइजिंग करने के लिए क्या टेम्परेचर रेंज होगा, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी में, नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग और स्फेरोडाइजिंग में, कि ऐसा हो सकता है कि मटेरियल का एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस हो जाए, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाए, जिस पे एक छोटा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो भी उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसका कूलिंग स्टील एयर में कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि यह जो एक्सेसिव जो इसमें सॉफ्टनेस आ सकता है, उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्टील एयर में कूलिंग करते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है नॉर्मलाइजिंग। हम उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं। और नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं, मटेरियल को हीट करते हैं, और जनरली A3 से ऊपर जाते हैं, या ACM से हाई अगर आपका हायर आपका कंपोजिशन है, यानी कि हाई परसेंटेज है कार्बन का, तो हम क्या करते हैं और ज़्यादा जाते हैं। कम कार्बन का परसेंटेज है तो यहाँ पे आएंगे, तो टेम्परेचर भी थोड़ा कम होगा। हायर कंपोजिशन होगा कार्बन का तो ज़्यादा हम टेम्परेचर लेंगे, तो यहाँ तक जाएंगे। तो इस टेम्परेचर रेंज तक हम क्या करेंगे, मटेरियल को हीट करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मीन टू से कि हम इसको इस रेंज में लाना है, ये जो रेंज है उसका, उसमें ला के हम क्या करेंगे, मटेरियल को कूल करेंगे। एनेलिंग का रेंज थोड़ा कम है और इसमें ज़्यादा है। इस परसेंटेज रेंज में यहाँ तक अगर कंपोजिशन बात करें, इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इस पार्ट में ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आगे यहाँ के बाद ये स्ट्रेट हो जा रहा है, बट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल कर्व जैसा आ रहा है। तो नॉर्मलाइजिंग करने का टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ टेम्परेचर लिखा है, A1, A2 एंड A1, A3 एंड ACM। A1, A3 और ACM क्या है, A1 आपका क्या है, यूटेक्टोइड टेम्परेचर है, यूटेक्टोइड टेम्परेचर है, विच इज़ द मिनिमम टेम्परेचर फॉर ऑस्टेनाइट, जहाँ पे ऑस्टेनाइट आपको मिलेगा। A3 आपका क्या है, A1 क्या है आपका, यूटेक्टोइड टेम्परेचर है। इस यहाँ तक आपको इस तरह अगर इस तरफ से जाएंगे तो देखेंगे कि इस पॉइंट तक आपको ऑस्टेनाइट का मिलेगा। फिर हम A3 की बात करेंगे, तो A3 क्या है कि लोअर टेम्परेचर बाउंड्री है किसका, ऑस्टेनाइट रीजन, ठीक है ना, और रीजन का, जिसमें कि ये आपका ऑस्टेनाइट और ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट का बाउंड्री, ये बाउंड्री है ऑस्टेनाइट और ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट का, तो उसका लोअर टेम्परेचर रीजन है। उसी तरह से ACM क्या है, ये भी बाउंड्री है ऑस्टेनाइट और ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट का।
ये ऑस्टेनाइट और ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट का बाउंड्री है, और ये ऑस्टेनाइट और ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट का बाउंड्री है, क्योंकि इधर ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट है और इधर हम बात करेंगे तो इधर हमारे पास क्या है, फेराइट। इस रीजन में हमारे पास क्या है, फेराइट है, तो उसके बाउंड्री रीजन से आगे हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स नॉर्मलाइजिंग के बारे में कि नॉर्मलाइजिंग होता क्या है और क्या कुछ टर्म्स हो सकते हैं इसमें नॉर्मलाइजिंग में। तो नॉर्मलाइजिंग में आपको पता, हमने डिस्कस किया कि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में और हार्डनेस भी ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू आपका फुल एनेलिंग। फुल एनेलिंग से इसको कंपेयर करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो फाइन ग्रेन्स होते हैं। एनेलिंग में आपका कोर्स ग्रेन्स होंगे, इसमें फाइन होंगे, इसमें भी आपका स्मॉल ग्रेन्स होंगे और यूनिफॉर्म ग्रेन्स आपके होंगे। हाँ, बट उनके साइज जो होंगे आपका एनेलिंग से थोड़ा ज़्यादा होंगे। तो हम नॉर्मलाइजिंग जो करते हैं उसका पर्पस होता है कि ग्रेन को रिफाइन करने के लिए, ग्रेन के स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी है उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर, उसको हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग करने से हमारा एक और फ़ायदा हो सकता है कि उसमें जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस है वो रिलीज हो जाएगा और मटेरियल का मशीनेबिलिटी है जो इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक प्रोसेस है हमारे पास स्फेरोडाइजिंग। स्फेरोडाइजिंग हमने फर्स्ट लेक्चर में आइसोथर्म ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में डिस्कस किया है। हीट ट्रीटमेंट का ही चैप्टर 4 में ही हमने जो आपका हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील है उसमें ही हमने डिस्कस किया है स्फेरोडाइट स्टील, स्फेरोडाइट। तो स्फेरोडाइजिंग सिमिलर टू सेम प्रोसेस आपका, उसमें हम क्या करते हैं कि एनेलिंग करते हैं, मटेरियल को एक टेम्परेचर पे, यू टेक्टोइड टेम्परेचर के आसपास हम मटेरियल को हीट करते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं 18 से 24 घंटा के आसपास एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको हम होल्ड करते हैं और फिर जाके उसको कूलिंग करते हैं। तो उससे क्या होगा, मटेरियल का वर्क एबिलिटी, जो कोल्ड वर्क एबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकता है और मटेरियल में मशीनेबिलिटी की प्रॉपर्टी जो है वो स्टील में इंक्रीज कर सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया अभी तक 3 नॉर्मलाइजिंग और एनेलिंग में हमने डिस्कस किया फुल एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड आपका स्फेरोडाइजिंग को हमने डिस्कस किया। अभी डिस्कस करते हैं टेम्परिंग को। तो टेम्परिंग का पर्पज होता है कि ब्रिटलनेस को रिड्यूस करना, डक्टिलिटी को इंक्रीज करना, टफनेस को इंक्रीज करना और जो भी रेजिडुअल स्ट्रेसेस है मटेरियल के अंदर उसको भी हम रिड्यूस करेंगे। यह भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें भी हम स्टील को हीट करते हैं, स्टील को हीटिंग करते हैं इसमें भी, और डिपेंड करता है कि वो क्या कंपोजिशन का स्टील है, अकॉर्डिंगली हम स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करेंगे उसको और किसी गिवन रेट से, किसी एक पर्टिकुलर रेट से हम उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। तो टेम्परिंग में और भी प्रोसेस है आपका। टेम्परिंग में आपका ऑस्ट टेम्परिंग है। ऑस्ट टेम्परिंग हम क्या करते हैं कि द हीटेड स्टील इज क्वेंच्ड फ्रॉम ऑस्टेनाइटाइजिंग टेम्परेचर रैपिडली। तो हम क्या करते हैं ऑस्ट टेम्परिंग में कि हीटेड स्टील को, इसको हम क्या करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं। क्वेंचिंग कहाँ करेंगे हम, क्वेंचिंग कोई मीडियम होगा तो उसमें हम क्वेंचिंग करेंगे, तो क्वेंचिंग करेंगे उसका हम, और इसको हम क्या करते हैं ऑस्टेनाइटाइजिंग टेम्परेचर से कूल कर लेते हैं और वेरी क्विकली हम इसको क्या करते हैं, वेरी रैपिडली हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। कूल करने सडन नहीं करते, रैपिड होगा। इसका टारगेट होता है कि जो भी फेराइट हो या पियरलाइट हो उसका फॉर्मेशन होने का जो चांस हो वो नहीं है, वो वैनिश हो जाए। इसमें क्या करते हैं, इट इज़ हेल्ड एट ए सर्टेन टेम्परेचर अंटिल आइसोथर्म ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑस्टेनाइट टू बेनाइट इज कंप्लीट। इसको हम होल्ड भी करते हैं तो आइसोथर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जिसमें हम ये ऑस्टेनाइट से किस में कन्वर्ट हो सकता है, आपका बेनाइट में फॉर्मेशन हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो कन्वर्ट हो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको होल्ड भी करते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका रूम टेम्परेचर तक कूलिंग करते हैं और फिर यूज करते हैं हम इसको कूलिंग करने के लिए स्टील लेयर का यूज करते हैं, जिससे हम रूम टेम्परेचर तक कूल कर सकते हैं। और रेट जो होगा वो मॉडरेट रेट होगा इसमें कूलिंग करने का। इसमें हम जो क्वेंचिंग मीडियम जनरली यूज होता है वो मोल्टेन साल्ट होगा और जो टेम्परेचर रेंज होगा वो 160 से लेकर 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्ट टेम्परिंग को, कि ऑस्ट टेम्परिंग क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बारे में और कुछ प्रोसेस है कि ऑस्ट टेम्परिंग है एक सब्सटीट्यूट है, जो कन्वेंशनल क्वेंचिंग है या टेम्परिंग है उसका एक सब्सटीट्यूट है। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रैकिंग एंड डिस्टॉर्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और डक्टिलिटी एंड टफनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और मान के चलेंगे कि हम इस प्रोसेस से हम क्या करेंगे, हार्डनेस को कांस्टेंट रखेंगे, ये वेरी नहीं करेगा। तो इसमें एक शॉर्टर, एक छोटा साइकिल टाइम है, इसलिए यह प्रोसेस क्या है, एडवांटेजेस है, ये इकोनॉमिकल है। हम एक और टर्म है हमारे पास मॉडिफाइड ऑस्ट टेम्परिंग, ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ पियरलाइट एंड बेनाइट इज ऑब्टेन्ड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पियरलाइट और बेनाइट का एक फिक्स स्ट्रक्चर जो होगा उसको इससे बनेगा। किससे बनेगा पियरलाइट का फिक्स स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड ऑस्ट टेम्परिंग से। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मड टेम्परिंग को। तो मड टेम्परिंग में क्या है कि इसमें क्या करते हैं, स्टील या कास्ट आयरन को
पहले क्वेंचिंग करते हैं। कहाँ क्वेंचिंग करते हैं? स्टैंडर्डाइजिंग टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, हॉट मीडियम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हॉट फ्लूइड मीडियम में इसका हम क्या करते हैं, क्वेंचिंग करते हैं। तो क्वेंचिंग करने के लिए हम कोल्ड नहीं यूज़ करते, कोल्ड ऑयल या साल्ट, मोल्टेन साल्ट नहीं यूज़ करते, हम इसमें क्या करते हैं, हॉट ऑयल यूज़ करते हैं या मोल्टेन साल्ट यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर को उसमें हीटिंग करने के बाद, क्वेंचिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को यूनिफॉर्म मेंटेन करते हैं थ्रू आउट द पार्ट, और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मॉडरेट रेट से कूलिंग करते हैं। इस कूलिंग करने से क्या होगा कि एक्सेसिव टेम्परेचर जो ग्रेडियंट होगा वो यहाँ से रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट लाइन लिखा है कि यूजुअली द पार्ट इज देन टेम्पर्ड बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑप्टेन इज अदरवाइज प्राइमरली अनटेम्पर्ड मल्टीसाइड। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ऑप्टेन माइक्रो स्ट्रक्चर उसको हम टेम्परिंग करते हैं और उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मड टेम्परिंग में कुछ और पॉइंट्स है कि इसमें जो क्रैक हो या डिस्टॉर्शन हो उसकी टेंडेंसी बहुत ही कम होती है। रेजिडुअल स्ट्रेस भी हम इससे क्या कर सकते हैं, इसमें कोई डेवलप नहीं होगा, इसमें आपका कोई रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। एक नेक्स्ट टर्म है आपका मॉडिफाइड मड टेम्परिंग। तो उसमें क्या है कि द क्वेंच टेम्परेचर इज लोअर एंड दस द कूलिंग रेट इज हायर। इसमें क्या करते हैं कि क्वेंचिंग टेम्परेचर क्या होगा, जो जहाँ से जिस मीडियम में आप क्वेंचिंग करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत कम होगा। हम बात कर रहे हैं मॉडिफाइड टेम्परिंग का, और उसमें क्या होगा कि आपका कूलिंग रेट जो हो जाएगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, फर्दर इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं स्टील को मशीनिंग करने के लिए, या इसको हम क्या करते हैं लोअर हार्डन यूटिलिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है असफॉर्मिंग। जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारा असफॉर्मिंग है, जिसको कि हम थर्मोमैकेनिकल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि स्टील को फॉर्म करते हैं डिजायर्ड शेप से, ठीक है ना, हम स्टील को डिजायर्ड शेप में फॉर्म करते हैं, इसलिए इसका नाम असफॉर्मिंग है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो कंट्रोल टेम्परेचर रेंज होगा वो कंट्रोल होगा, आपका टाइम भी आपका क्या होगा, कंट्रोल होगा। इसमें टाइम और टेम्परेचर दोनों आपका कंट्रोलिंग पैरामीटर्स होंगे। इसमें कोई मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको कूलिंग करते हैं डिफरेंट रेट्स पे, जिससे हमें क्या हो सकता है, डिजायर माइक्रो स्ट्रक्चर मिल सकता है। जो असफॉर्मिंग से पार्ट्स मिलेंगे आपका वो सुपेरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगे, वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो असफॉर्मिंग से जो पार्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे आपको। तो इस तरह से हम आज की क्लास में डिस्कस किया हमने एनेलिंग प्रोसेस को, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को, फिर हमने डिस्कस किया टेम्परिंग को। तो एनेलिंग में हमने डिस्कस किया फुल एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग एंड आपको स्पिरिटाइजिंग को डिस्कस किया। टेम्परिंग में अस टेम्परिंग, मड टेम्परिंग एंड फिर हमने फाइनली अस फॉर्मिंग को डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को दिखा है, डिस्कस किया है। तो आगे हम क्या करते हैं, आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हार्डनिंग के बारे में, कि हार्डनिंग क्या है और इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो उसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।